हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी तक इस पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा है। सेकेंड यूनिट में हमने एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट, ये 5 कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। और अब पढ़ने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो चलो शुरू करते हैं भैया। पांचों कंसेप्ट आपको समझ में आए ना ठीक से? अगर आपने वीडियोस मेरे लास्ट क्लासेस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में भेजते रहिए। डाउट्स मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। टोटल 3 एजम्पशन जो होते हैं, एक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न, इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये तीनों को मिला के फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो आपको अक्रूवल बता ही दिया, कंसिस्टेंसी बता ही दिया, गोइंग कंसर्न है ये। कंसिस्टेंसी शायद आगे होगा तो एक बार और पढ़ लेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बता ही चुका हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये बात चलती है, ये बात है इसमें कि अकाउंट्स में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जिसकी अकाउंटिंग हो रही है वो आगे भी बिजनेस करती रहेगी और बंद नहीं होगा बिजनेस। बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगी, बिजनेस ग्रो करेगी, ऐसा मान करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ये नहीं मानते कि अगले साल या उसके अगले साल बिजनेस बंद होने वाली है, बिजनेस बंद हो जाएगी, दिवालिया निकल जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं मानते। गोइंग कंसर्न का मतलब ये चलते रहना। जो बिजनेस चलते रहे उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। तो अकाउंट्स में मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जिसकी अकाउंटिंग हो रही है वो आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। ये मानना क्यों ज़रूरी होता है, आओ समझते हैं। और पढ़ लेते हैं इसको। The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Future में भी business चलता रहेगा, ये मान के चलते हैं। Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. So, ऐसा मान के चलते हैं कि बिजनेस का ना ही इंटेंशन है और ना ही उसको कोई ज़रूरत है बिजनेस को बंद करने का या अपने ऑपरेशंस को छोटा करने का। ऑपरेशन यानी बिजनेस में जो फंक्शन चल रहे हैं उसको छोटा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इफ़ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा इंटेंशन है बिजनेस का कि अपने बिजनेस को और छोटा करे या बंद करे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अलग तरीके से बनाया जाएगा। अगर बिजनेस का ऐसा इंटेंशन है कि आने वाले समय में बिजनेस बंद होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। इफ सो द बेसिस यूज्ड नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। अगर ऐसा बिजनेस का इंटेंशन है कि आने वाले समय में बिजनेस को धीरे 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 करके बंद कर दिया जाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको पूरे अच्छे तरह से बताना पड़ता है अकाउंटेंट को कि बिजनेस प्लान कर रही है बंद करने के लिए। द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन। किसी भी बिजनेस में जो असेट्स होते हैं इसी एजम्पशन पे वैल्यूएशन होता है उन असेट्स का कि बिजनेस आगे रन करेगी या बंद हो जाएगी। अगर बिजनेस आगे रन करेगी तो वैल्यूएशन हाई रहेगा, बिजनेस बंद होने वाली रहेगी तो एसेट का वैल्यू डाउन हो जाएगा। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। अकाउंटेंट्स जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को लेकर के चलते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में ट्रांजैक्शन होता है उसी कॉस्ट का रिकॉर्डिंग होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स परचेज द मशीन फॉर हिज बिजनेस पेइंग 5 लाख आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम। 7 लाख रुपया मिस्टर एक्स ने बिजनेस में लगाया जिसमें से 5 लाख की मशीनरी खरीद ली। ऐसा एग्जांपल तो हमने देखा था। ही ऑल्सो पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटिंग टू 70,000। तो 5 लाख रुपए का जो मशीन खरीदा उसका ट्रांसपोर्टेशन और उस मशीन को इंस्टॉल करने में 70,000 का खर्च आया, तो टोटल 5,70,000 रुपीज मशीन में लग गए। इफ ही इज स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस हिज फाइनेंशियल पोजिशन विल बी एज फॉलोज। अगर बिजनेस कंटिन्यू है तो अगर मिस्टर एक्स बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो, मशीनरी 5,70,000, 5 लाख रुपीज़ मशीनरी का कॉस्ट, 70,000 इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके पास कैश बचेगी 1,30,000। 1,30,000 कैसे कैश बचेगी, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ 7 लाख में से 5 लाख रुपीज़ चला गया मशीन में और 70,000 रुपीज़ चला गया इंस्टॉलेशन करने में।
तो 1,30,000 कैश। समझ में आया? तो एसेट साइड में मशीन और कैश ऐसे दिखाई देगी, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल टोटल 7 लाख ऐसे दिखाई देगा। आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस शीट। अगर बिजनेस कंटिन्यू होगी तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखाई देगा। आगे बोल रहे हैं, नाउ इफ़ ही डिसाइड्स टू बैक आउट एंड डिज़ायर्स टू सेल द मशीन, अगर वो बिज़नेस बंद करना चाहता है और बिज़नेस को बंद करना चाहता है तो मशीन को सेल करना पड़ेगा उसको, मशीन को बेचना चाहता है। इट में फेच मोर देन और लेस देन 5,70,000। तो अगर बिज़नेस बंद करना चाहता है और बिज़नेस को मशीन को बेच के निकलना चाहता है, तो उस मशीन की वैल्यू 5,70,000 से ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में इसका क्या वैल्यू लग रहा है। सो इस फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिफरेंट, तब उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो होगा वो अलग हो जाएगा। मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जो आप बैलेंस शीट यहाँ पे देख रहे हो ना, वो ये मशीनरी, कैश, कैपिटल, ये चेंज हो जाएगा। मशीन का वैल्यू कुछ बदल जाएगा, कैपिटल का वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, कैश भी बदल जाएगा। मशीन बिकेगी तो जितने में बिकेगी कैश वो इसमें ऐड हो जाएगा। इफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज टेकन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इन द शॉर्ट रन इज इग्नोर्ड। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं अकाउंट्स में, जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो जो शॉर्ट रन में मशीन की वैल्यू होती है मार्केट में उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लो आपने खरीदा 5,70,000 में, लेकिन एक साल के बाद उस मशीन का कॉस्ट हो गया 6 लाख रुपीज़, तो हम लोग उसको 6 लाख नहीं लिखेंगे अपने बुक्स में, उसको इग्नोर करेंगे। या फिर वो हो गया 4 लाख रुपीज़, तो हम लोग उसको भी इग्नोर करेंगे। जितने में हमने खरीदा है उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन मतलब विद इन अ ईयर। द कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट असेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि जनरली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी हम लोग एसेट खरीद रहे हैं वो फ्यूचर में बेनिफिट के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि कम से कम एक साल के बाद। वो तुरंत बेनिफिट करने के लिए हम लोग कोई एसेट नहीं खरीदते, फ्यूचर में बेनिफिट के लिए एसेट खरीदते हैं। नॉट फॉर इमीडिएट सेल, तुरंत बेचने के लिए हम लोग कोई एसेट नहीं खरीदते। करेंट चेंज इन द एसेट वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल एंड सो इट इज नॉट टू बी काउंटेड। हम लोग बिजनेस में अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोग मशीन को तो बेचेंगे नहीं, इसीलिए वो पैसा तो हमको मिलने वाला नहीं है। भले वो 10 लाख का भी मशीन में आज मशीन का वैल्यू हो मार्केट में, हम तो बेचने वाले नहीं है, तो 10 लाख तो मेरे को मिलेगा नहीं, इसीलिए हम 5,70,000 में ही उस मशीन को रिकॉर्ड करेंगे। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। तो ये जो मैंने आपको भी बताया कि मार्केट में अगर 10 लाख भी वैल्यू है तो उसको भी हम लोग 5,70,000 में रिकॉर्ड करेंगे। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा मान के चलते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कि कॉस्ट में ही हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद आ ही गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जितने में आपने एसेट खरीदा उसको उतने में ही रिकॉर्ड करो, या जितने रुपए में आपने लायबिलिटी इनकर की बैलेंस शीट में उतने ही रुपए का लायबिलिटी दिखाओ, भले ही मार्केट वैल्यू उसका कुछ और भी हो। मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर 2,000 रुपये में, आगे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, 2,000 रुपये में लैंड खरीदी है और 10 साल के बाद उसका दाम 1 लाख रुपया हो गया, तो आपको बैलेंस शीट में 2,000 ही दिखानी है, 1 लाख रुपये नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आप उसको तो बेच नहीं रहे हो। अगर आप बेचोगे तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, तब आप 1 लाख रुपये दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं बेच रहे हो तो उसको 2,000 का 2,000 ही दिखाओगे। ऐसा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। आपको सुन के ये इलॉजिकल लग रहा होगा कि अगर 2,000 का मेरा लैंड का प्राइस है और वो 1 लाख रुपये हो चुका है तो बिजनेस में उसको 1 लाख में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसको 2,000 में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2,000 में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब लैंड का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग बिजनेस में रीवैल्यूएशन कर देते हैं, तो रीवैल्यूएशन की वजह से लैंड को 1 लाख रुपए में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट लेकिन बोलता है कि जितने में खरीदा है उतने में ही रिकॉर्ड करो। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसको आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यही प्रॉब्लम है कि जितने में आपने रिकॉर्ड किया उतने में ही वो रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बोल सकते हो। यहीं पे ये लिखा हुआ है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन टू। 2 एग्जाम्पल देके बताया हुआ है। पहला एग्जाम्पल जो लैंड का मैंने दिया वही दिया हुआ है। इफ एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन व्हेन in an inflationary situation when prices of all commodities go up on an average, acquisition cost loses its relevance। जैसे जैसे दाम बढ़ता है चीज़ों का, आपने कितने में ख़रीदा है
उस चीज़ का रेलेवेंस हट जाता है, क्योंकि दाम चीज़ों का बढ़ रहा है तो उसको आपको उसके हिसाब से ही रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लैंड परचेज ऑन 1 जनवरी 1995 फॉर 2000 में कॉस्ट 1 लाख एज ऑन 1 जनवरी 2020। 1995 में अगर 2,000 रुपये में कोई लैंड खरीदा है तो 2020 में आकर के, यानी कि 25 साल के बाद, उसका कॉस्ट 1 लाख हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। सो इफ द अकाउंटेंट मेक्स वैल्यूएशन ऑफ असेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंटेंट वैल्यूएशन करेगा तो ही विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजिशन, वो ट्रू पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट का डिसएडवांटेज। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी। हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंट्स को बनाने से एक और घाटा होता है कि आप दूसरे के साथ, यानी कि दूसरे कंपनीज के साथ या अपने कंपनी के ही पिछले सालों के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को, कंपेरेबिलिटी लूज हो जाती है। Mr. X invested 1 lakh in a machine on 1st January 1995 which produces 50,000 cash inflow during the year 2020। Mr. X ने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा जिससे उसको 50,000 रुपए की कमाई हुई 2020 में, जबकि मिस्टर वाई इन्वेस्टेड 5 lakh in a machine on 1st January 2005 which produced 50,000 cash inflows during the year। जबकि मिस्टर वाई ने क्या किया, 5 लाख रुपीज़ का मशीन खरीदा 2005 में, यानी कि 15 साल पहले, 15 साल पहले, अच्छा, अच्छा। मिस्टर एक्स ने 1995 में मशीन खरीदी थी 1 लाख में, और 2020 में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। मिस्टर वाई ने 2005 में मशीन खरीदी थी 5 लाख में, और उसको भी 50,000 का ही प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहे हैं मिस्टर एक्स अर्न एट द रेट 50%। मिस्टर एक्स ने 1 लाख में खरीद के 50,000 रुपया कमाया, तो उसको तो 50% का प्रॉफिट हुआ, जबकि मिस्टर वाई को 5 लाख में खरीद के 50,000 कमाया तो उसको सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट हुआ। तो कौन ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है? तो आप बोलोगे मिस्टर एक्स, क्योंकि 1 लाख में खरीद के 50,000 वो कमाया, और मिस्टर वाई ने 5 लाख खरीद के 50,000 कमाया, तो मिस्टर एक्स ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये दोनों रिजल्ट कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड किया गया है। सिंस द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, द रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, एक ने 1995 में मशीन खरीदा, दूसरे ने 2005 में मशीन खरीदा। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको कंपेयर करना है, देखो 1 लाख का उसने खरीदा 1995 में, लेकिन उसका प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 2020 में कमा रहा है, और इसने खरीदा 2005 में, और वो बोल रहा है 50,000 कमाया ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2005 में उसने कमाया है, तो 2020 में 50,000 जिसने कमाया और 2005 में जिसने 50,000 कमाया, क्या वो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? आपके दादाजी ने अपने टाइम में 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया था, मान लो 1,000 रुपये की उनकी सैलरी थी, मान लो आपके दादाजी के टाइम में, मान लो 1980 में, 70 में, और आपकी सैलरी है 2022 में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो आप बोलोगे कि आप ज़्यादा कमा रहे हो, दादाजी कम कमा रहे थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दादाजी के टाइम में इन्फ्लेशन कुछ और था। हो सकता है उस समय 100 रुपये ही सैलरी हो, वो 1,000 रुपये सैलरी कमा रहे थे। आज के टाइम में 1 लाख सैलरी, आप 10 लाख कमा रहे हो। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप करंट मार्केट वैल्यू जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी रहेगा तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, और आप उसको करंट, मेरे कहने का मतलब है कि आपको कंपैरिजन करने के लिए सभी चीज़ों को करंट मार्केट वैल्यू में लाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये जो 1995 का कॉस्ट है, 1995 का ये जो 1 लाख रुपए का मशीन का कॉस्ट है, उसको खींच के लाना पड़ेगा 2005 में, कि 2005 में कितना रुपए उसका कॉस्ट अगर होगा मशीन का, कैलकुलेट करेंगे तो, और उससे जो इनकम आ रही है 50,000, इसको भी खींच के लाना पड़ेगा। या तो इस 50,000 को ले जाओ 2020 में, या इस 50,000 को ले जाओ 2005 में,
तब आप कंपेयर कर पाओगे। मतलब एक ही साल में सारे डेटा को रहना चाहिए और करंट मार्केट वैल्यू पर रहना चाहिए, तब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर पाओगे। कोई 10 साल पहले 1 लाख कमाया है, आप आज बोल रहे हो मैंने 10 लाख कमाया है तो आप बेहतर हो, ऐसा नहीं है। उस समय कुछ और सिचुएशन थी, महंगाई कुछ अलग थी, आज कुछ और है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। या आपने आज जो कमाया है आप उसका इन्फ्लेशन घटा घटा के ले जाओ, 10 साल 10 साल पहले का क्या वैल्यू निकलता है तब आप कंपेयर करो। या उसने 10 साल पहले जो कमाया था वो आज 10 साल के बाद उसका क्या वैल्यू होगा, उसको इन्फ्लेशन बढ़ा बढ़ा के ले आओ, तब आप जो डेटा पाओगे उसको आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में रहेगा तो ट्रू पोजीशन पता नहीं चलेगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता। क्यों? ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर एग्जाम्पल। हर कंपनी में उसके एम्प्लॉयज़ एसेट होते हैं। मैंने बहुत बार बोला है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी के एसेट होते हैं। सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल भी दिया था। तो कंपनी किसी एम्प्लॉय को खरीदती थोड़ी है, सैलरी देती है, रेंट पे रखती है। आपको सैलरी दे रही है मतलब कंपनी ने आपको रेंट पे रखा हुआ है। तो आप कंपनी के एसेट हो, लेकिन आपको कंपनी ने खरीदा नहीं, आपका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे एसेट का एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट इस हिसाब से भी अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कॉस्ट कॉन्सेप्ट को और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इस क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के कॉन्सेप्ट जो हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स और आगे के इतने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोग हम लोग पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।